हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी लोगों को एंड आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक विच बिलोंग्स टू मेनली रिलेटेड टू एजुकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के टॉपिक का नाम है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 यानी कि NCF 2005। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो NCF 2005 क्या है? NCF 2005 एक डॉक्यूमेंट है जिसमें बच्चों को क्या पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए और कितना पढ़ाया जाए, किस प्रकार पढ़ाया जाए, ये सब उसमें एक रूपरेखा दी गई है। एंड इसमें जो टीचर यानी बच्चों की जो समस्या रहती है, टीचर को जो पढ़ाते वक्त प्रॉब्लम जो फेस होती है उसके भी निराकरण के लिए इसमें बताया गया है। एंड तो सबसे पहले हम दो हमारे आयोग हैं। एक था माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 एंड उसके बाद जो हमारा आया था शिक्षा आयोग, जिसे हम कोठारी आयोग भी कहते हैं, 1964-66। उसमें भी इन दोनों के बारे में भी NCF 2005 में बात की गई है। तो सबसे पहले हम एक जो 1976 तक था, जो शिक्षा थी वो राज्य का विषय था, यानी कि उसे राज्य सूची में रखा गया था, जिसमें जो कानून निर्माण है, कुछ भी इसमें संशोधन करना हो, कुछ भी करना हो, तो ये सब राज्य सरकार को अधिकार था। लेकिन 1976 के बाद जो शिक्षा है उसे संविधान में संशोधन करके समवर्ती सूची में रखा गया है, यानी कि इसमें जो कानून है वो राज्य सरकार भी बना सकती है और केंद्र सरकार भी बना सकती है। इसमें बात करते हैं हम अपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। जो सबसे पहले हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी वो आई थी 1968 में। उसके बाद जो हमारी दूसरी शिक्षा नीति आई थी वो थी 1986 में, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। ये एजुकेशन पॉलिसी तब आई थी जब हमने शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर उसे हमने समवर्ती सूची में रखा था। एंड अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हमारा NCF आया था वो आया था 1975 में, जिसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी प्लस NCERT में जो इनका जो सम्मिश्रण है वो करके नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 1975 बनाया गया था। उसके बाद जो अगला आया था हमारा 1988 आया था। 1988 के बाद 2000 में हमारा NCF आया था, और 2000 के बाद जो हमारा लास्ट जो NCF आया था वो था 2005। 2005 का जो NCF है ये काफी महत्वपूर्ण है। इसमें ये पूरा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है वो रचनावाद पर आधारित है। रचनावाद पर आधारित बोले तो इसमें बच्चों को प्राथमिकता दी गई है, जो होगा बच्चे के लिए होगा। एंड जो कमिटी बनी थी, इस कमिटी को जो लीड कर रहे थे, जिनकी अध्यक्षता में ये कमिटी बनी थी, उनका नाम है प्रोफेसर यशपाल। उनकी कमिटी में ये 2005 का जो NCF था वो बना था। इसमें टोटल 35 मेंबर्स थे, जिसमें कि जो 10 मेंबर थे वो NCERT से थे। चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो स्टार्टिंग में एक निबंध है, जो निबंध लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। एंड जो इसका टॉपिक है वो है सभ्यता और प्रगति पर। स्टार्टिंग में NCF 2005 में ये निबंध लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, यानी कि उनके द्वारा तो निबंध लिखा गया था, उसको इसमें स्थान दिया गया है। अब जो NCF 2005 है, मैंने आपको बताया था वो रचनावाद पर आधारित है। एंड क्या है? चाइल्ड सेंटर्ड, यानी कि बच्चों को केंद्र माना गया है। इसमें जो होगा बच्चे के लिए होगा। बच्चे को एजुकेशन के हिसाब से चेंज नहीं करना है, एजुकेशन को बच्चों के हिसाब से चेंज करना है। टीचर जो होगा वो बच्चे के हिसाब से चेंज होगा, बच्चा टीचर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा। एंड जो रचनावाद है उसमें जो बच्चा रहता है वो अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर ज्ञान का निर्माण करता है। एंड जो बच्चा है वो उसे एक्टिव लर्नर माना गया है। एंड इसमें कहा गया है जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन को ज्ञान ना माना जाए। और NCF 2005 में बताया गया है कि ड्रिल और प्रैक्टिस नहीं करानी है बच्चों से, यानी कि हम जो कहते हैं कि इस काम को आप 2 बार करो, इसे हम 5 बार करो, ये सब नहीं कराना है, यानी कि ड्रिल और प्रैक्टिस नहीं करानी है। एंड जो बच्चों के समग्र विकास पर ये बात करता है, यानी कि हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करता है NCF 2005। एंड इक्विटी पर फोकस किया गया है।
आप मेरे ये वर्डिंग को जरा ध्यान से सुनिएगा, इक्विटी पर, ना कि इक्वलिटी पर। इसमें जो फोकस किया गया है इक्विटी पर, यानी कि अगर देखिए आप इक्वलिटी की बात करते हैं तो हम क्लास में सभी बच्चों को कुछ भी सब समान देना है, लेकिन इक्विटी पर अगर बात की जाए तो बच्चों की जो काबिलियत है उसके हिसाब से उनको हमें उपकरण देने हैं। यानी कि अगर किसी बच्चे को एक चैप्टर नहीं आता तो उसे एक चैप्टर से रिलेटेड हमें करवाना पड़ेगा, और अगर किसी बच्चे को 2 चैप्टर नहीं आते तो हमें उसे 2 चैप्टर के अकॉर्डिंग उसे टूल्स देने पड़ेंगे, यानी कि इक्विटी पर आधारित। एंड जो है स्कूल में SCERT और डाइट को शामिल करने की बात कही गई है। जो है वो टीचर का रोल है एक ओनली फैसिलिटेटर की तरह होना चाहिए। बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद करेगा, टीचर को खाली उसे एक फैसिलिटेटर की तरह यूज करना है। एंड जो है लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी कि जो बच्चों पे ज़्यादा बोझ नहीं रखना है पढ़ाई का, यानी कि पढ़ाई का बोझ हो गया, बैग का बोझ होगा, ये सब नहीं करना है। लेकिन आजकल के परिवेश में ये सब नहीं देखा जाता है। जो स्कूल में है बच्चों को काफ़ी बैग भर भर की किताबें ले आनी पड़ती है, तो ये तो धरातल पे कुछ और ही होता है, डॉक्यूमेंट पे कुछ और ही होता है। एंड जो इसमें कहा गया है कि एरर और मिस्टेक को हमें इम्पोर्टेंस मानना है। बच्चे जो गलती करते हैं, जो मिस्टेक करते हैं, उसे हमें इम्पोर्टेंट मानना है, क्योंकि ये बच्चों के लिए जरूरी रहते हैं। जब बच्चा गलती करता है उसके बाद ही सीखता है। एंड अब बात करते हैं जो NCF 2005 है, वो 5 चैप्टर में डिवाइड किया गया है उसको। तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो है पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव में क्या क्या बात कही गई है, चलिए देखते हैं। पर्सपेक्टिव में कहा गया है कि जो नॉलेज है, जो हम बच्चों को नॉलेज देते हैं, उसे स्कूल के बाहरी परिवेश से जोड़ के कराना है। यानी कि जो हम बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं उसे बाहरी नॉलेज से, जो बाहर की जिंदगी है उससे उसे जोड़कर देना है। एंड उसके बाद इसमें कहा गया है कि हमें रटने वाली शिक्षा नहीं देनी है बच्चों को। यानी कि जो लर्निंग है वो रोट अवे से दूर होनी चाहिए, रोट मेथड से दूर होनी चाहिए। बच्चों को हमें रटाना नहीं है, उनको समझाना है, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस करना है। एंड जो करिकुलम है, करिकुलम को हमें इस प्रकार रखना है ताकि बच्चों का जो डेवलपमेंट है वो ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। यानी कि जो करिकुलम है उसको हमें बच्चों को जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उसके हिसाब से रखना है। टेक्स्ट बुक सेंटर्ड नहीं रखना है कि किताबी ज्ञान के आधार पर हमें करिकुलम को डिजाइन नहीं करना है। एंड जो एग्जाम है उन्हें फ्लेक्सिबल, मोर फ्लेक्सिबल रखना है, और जो एग्जाम है उन्हें कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना है। खाली जो हम देखते हैं कि सिर्फ पेपर जो होते हैं वो किसी चैप्टर से नहीं लेना चाहिए, और बाकी चीज़ें भी रहती हैं, जैसे खेलकूद हो गया, अन्य गतिविधियां हो गई, प्रैक्टिकल नॉलेज हो गया, इन सबको भी करिकुलम में और एग्जाम में शामिल करना है ताकि बच्चों का ओवरऑल हॉलिस्टिक विकास हो सके। एंड जो स्टूडेंट को हमें, जो शिक्षार्थी हैं उनको हमें इस प्रकार शिक्षा देनी है ताकि वो आगे जाके देश की प्रगति में अपना योगदान दे, चाहे किसी भी कैसे भी दे, लेकिन वो देश की प्रगति में अपना योगदान दे। एंड जो दूसरा चैप्टर है वो है लर्निंग एंड नॉलेज का। जो दूसरा चैप्टर है वो है लर्निंग और नॉलेज का। तो इसमें कहा गया है कि जो बच्चों पर है, एक्टिव लर्नर के रूप में बच्चों पर ध्यान देना है हमें। बच्चे खुद से अपने ज्ञान का निर्माण करें। जाति, धर्म, लिंग, पंथ, अल्पसंख्यक आदि के आधार पर जो बच्चों की भागीदारी है वो कक्षा में बाधित ना हो। यानी कि अगर कोई बच्चा दूसरे धर्म का है तो ये नहीं होना चाहिए कि उसकी भागीदारी कक्षा में कम हो। कोई बच्चा जो दूसरी जाति का है तो उसके आधार पर भी हमें ये नहीं होना चाहिए कि उसकी भागीदारी क्लास में कम हो। एंड इसमें जो अगली बात कही गई है वो है कि बच्चों का जो फिजिकल एंड मेंटल गतिविधियां हैं उनके आधार पर बच्चों को सामग्री देनी है। यानी कि फिजिकल एंड मेंटल दोनों को इसमें इंपॉर्टेंट माना है। एंड जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन को इसमें प्रायोरिटी देनी चाहिए। एंड करिकुलम जो होना चाहिए फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ये बात कही गई। इंक्लूसिव एजुकेशन माने कि यानी कि अगर कोई बच्चा कैसा भी हो, चाहे वो स्पेशल चिल्ड्रन हो, चाहे वो स्पेशल चिल्ड्रन हो, या वो फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन हो, तो उसे भी हमें, इन सबको हमें एक साथ रख के कक्षा में शिक्षा देनी है। उन्हें इक्विटी के आधार पर हमें शिक्षा देनी है। एंड जो क्रिएटिव एजुकेशन है वो भी पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए।
तो दूसरे चैप्टर में ये बात कही गई है। मैं 2 पार्ट में कराऊंगा। पहला पार्ट को हम यहीं खत्म करते हैं। अगले पार्ट के लिए अगली वीडियो देखिए। थैंक यू।